इस वीडियो में हम बात करने वाले वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सेल्फ हेल्प बुक थिंक एंड ग्रो रिच की, विच इज़ रिटन बाय नेपोलियन हिल्स। इस बुक को लिखने में उन्हें 20 साल लगे। जहाँ नेपोलियन के इंटरव्यूज़ के अनुसार उन्होंने डेन कार्नेगी के साथ मिलके या फिर बोलो उनके हेल्प से अमेरिका के उस टाइम के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों के हैबिट्स को स्टडी करके इस बुक को लिखा। बाय द वे, इस बुक की एडवाइस के ऊपर चर्चा करने से पहले मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक रियल स्टोरी। तो ये बात है 1908 की। ओलिवर नाम का एक व्यक्ति अल्बेमा की जंगलों से भागता हुआ पुलिस से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि लकड़ियों के सौदे की डकोसलेबाजी में उसके ऊपर अरेस्ट वारंट था। उसकी बीवी ने तक उसे छोड़ दिया था क्योंकि उसने अपने सारे पैसे अय्याशी में उड़ा दिए, और अब वो अपनी ज़िंदगी में तीसरी बार अपनी पहचान बदल के किसी और जगह से अपनी ज़िंदगी की शुरू से शुरुआत करने वाला था, जैसे कि पास्ट में कुछ हुआ ही ना हो। मगर मैं ये बात तुम्हें क्यों सुना रहा हूँ? तो नेपोलियन और डेल कार्नेगी के मिलने वाली बात और ये कहानी एक ही टाइम एरा में होती है, जहाँ एक व्यक्ति दुनिया के 500 सबसे इन्फ्लुएंशियल अरबपति लोगों के लाइफ हैबिट्स को स्टडी करके उनके ऊपर एक बुक लिखने वाला था, वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति अपनी जान बचाता हुआ भाग रहा था। इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन भी है, और वो ये है कि ये दोनों एक ही व्यक्ति थे। हाँ, जो नेपोलियन था वही ओलिवर था, और जो ओलिवर था वही नेपोलियन। डेल कार्नेगी से मिलने वाली बात और जो भी बकवास वो नेपोलियन करता था वो उसकी खुद की बनाई हुई होती थी। सेकंड, जो स्टोरी थी वो नेपोलियन सच में फेस कर रहा था। नेपोलियन एक फ्रॉड था जो कभी डेल कार्नेगी से मिला ही नहीं था। उससे मिलने के दावे भी उसने करना तब चालू करे थे जब कार्नेगी की डेथ हो चुकी थी। तो लाइफ में इतने सारे डाउन्स के बाद भी नेपोलियन हिल्स की ये बुक 20वीं सदी की सबसे प्रसिद्ध सेल्फ हेल्प बुक कैसे बनी, और आज के समय में भी ये वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग सेल्फ हेल्प बुक में से एक है। और कई बड़े लोगों का दावा है कि इस बुक ने उनकी ज़िंदगी बदली। और बुक्स जैसे सीक्रेट, द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन और स्टे पॉजिटिव जैसी जितनी भी बुक्स हैं वो इसी से इंस्पायर्ड होकर लिखी गई है। तुम कह सकते हो इसे बैकबोन ऑफ ऑल गार्बेज बुक्स। तो बात घूम फिर के यहीं आती है कि क्या इस बुक की एडवाइस सच में काम करती है? अगर हाँ तो कितना? तो इस बुक में टोटल 16 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 50% चैप्टर बकवास हैं, 30% वियर्ड से हैं और 20% ऑब्वियस से हैं। बुक में जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी उनमें से एक है डिज़ायर, स्पेसिफिक डिज़ायर विद डेडलाइन। साइकोलॉजिस्ट इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि अगर आप अपने गोल्स को स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ सेट करते हैं तो उन्हें अचीव करने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। सेकंड इज़ परसिस्टेंस। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एंजेला डॉटवर्थ की रिसर्च में देखने को मिला है, गोल्स को अचीव करने के लिए टैलेंट और आईक्यू से ज़्यादा सस्टेनेबल एफर्ट्स और ग्रिट की ज़रूरत होती है। अलावा इसके एक चीज़ और है, मास्टरमाइंड ग्रुप। हिंदी में बोले तो जैसी संगत वैसी रंगत। इसमें हिल्स बताते हैं कि जिन भी 5 लोगों के तुम सबसे ज़्यादा करीब होते हो उनका एवरेज तुम खुद होते हो। सेम बात ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल ने भी बोली थी किसी एक पॉडकास्ट में। तो जो चीज़ें हमने अभी तक देखी वो तो नॉर्मल सी थी। अब बात करते हैं उन चैप्टर्स की जो काफ़ी अतरंगी से। चैप्टर नंबर 12, सेक्सुअलिटी, जहाँ पे हिल बताते हैं कि सेक्सुअल एनर्जी ह्यूमन नेचर की सबसे पावरफुल फोर्स है, और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपने इस एनर्जी को मटेरियलिस्टिक चीज़ों की ओर मोड़ देते हैं। हिल की इस थ्योरी को सच प्रूफ करता हुआ कोई एविडेंस नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये चैप्टर खाली बुक के पन्ने बढ़ाने के लिए लिखा गया है। और जहाँ तक मैं इन दोनों को जानता हूँ कि 2 बीवी थी और 3 बच्चे थे, और इनकी भी 2 बीवियाँ और 6 बच्चे थे। अब मानो या ना मानो, मगर सक्सेसफुल लोग शौकीन तो बहुत होते हैं। अब इन बातों से हम ये तो बोल ही सकते हैं कि नेपोलियन हिल का ये जो सेक्सुअलिटी का करिश्मा है ये काइंड ऑफ स्यूडो साइंस है। इस बुक में मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा बकवास लगती है, वैसे तो 50-60% बुक का नॉलेज बकवास ही है, पर उसमें भी जिसको मैं टॉप प्रायोरिटी दूंगा वो है टेलीपैथी, जिसके अनुसार तुम अपने दिमाग के थॉट्स किसी और के दिमाग में भेज सकते हो और उनके ले सकते हो थॉट्स। हिल के हिसाब से हमारा दिमाग टेलीपैथी के दौरान साउंड वेव्स रिलीज करता है, जस्ट लाइक रेडियो वेव्स। मैंने अपने स्कूल टाइम में बहुत से एग्ज़ामों में अपने क्लास के टॉपर के दिमाग से अपना दिमाग कनेक्ट करने की कोशिश करी थी, मगर पता नहीं ऐसा कभी हो नहीं पाया। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 15, द सिक्स्थ सेंस। यही चैप्टर मुझे सबसे कम समझ आया है। यहाँ पे हिल बात कर रहे हैं इनफाइनाइट इंटेलिजेंस की। शायद इसका मतलब देवदूतों से है, क्योंकि एंजल मेंजल का भी जिक्र किया है। मेरा ये बोलने के पीछे का कारण ये है कि हिल ने खुद ये क्लियर नहीं बताया
इसमें कुछ ऐसा बोला गया है कि अगर आप इस बुक में बताए गए सक्सेस के 12 पिलर्स के ऊपर काम करते हो, अपने सिक्स्थ सेंस को खोलने की कोशिश करते हो, तो दिव्य शक्ति खुद उसमें तुम्हारी मदद करती है। साथ ही तुम्हें वो एबिलिटी भी दे के जाती है जिससे तुम यूनिवर्स को सुन पाओ और उससे बात कर पाओ, जो कि थोड़ा वियर्ड है। और आधी बुक का नॉलेज भी हवा हवा में ही है, बची आधी में भी कुछ गिनती के चैप्टर्स ही काम के हैं। मुझे नहीं पता इतने सारे फ्लॉस के बाद भी ये बुक सेल्फ हेल्प में सबसे पॉपुलर कैसे है। तुम खुद सोचो, एक भागा हुआ व्यक्ति जिसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया, जो कहीं और जाके अपनी पहचान बदल के रह रहा है, किसी बड़े आदमी से मिलने का दावा करना जिसका कोई प्रूफ भी नहीं है, उसके नाम से अपनी दुकान चलाना। मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से ये सब सही है, मगर लोग कितने बड़े बेवकूफ़ हो सकते हैं ये बात तुम्हें इस चीज़ से पता चलेगी। रॉयल फर्टिनिटी ऑफ मेटाफिजिक्स नाम का एक रिलीजियस कल्ट जो थिंक एंड ग्रो रिच को एक पवित्र ग्रंथ की तरह मानता था। लोगों का मानना ये था, अगर हम किसी बच्चे को बचपन से पॉजिटिव थिंकिंग और एनर्जी के अंदर बड़ा करेंगे तो वो बड़ा होकर अमर हो जाएगा। ये सब चीज़ों को सच साबित करने के लिए उन्होंने गेन नाम के एक बच्चे को चुना, जिसको नेपोलियन हिल की पॉजिटिव थिंकिंग के अंदर बड़ा किया गया। खैर, उस बच्चे ने बड़े होकर यूट्यूब पे एक चैनल बनाया और आज वो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बुक खरीद के मैंने अपने 200 रुपये बर्बादी करे। आपको क्या लगता है?